हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी एम मनोज गुप्ता। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। आप रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, स्पेशली ITR 1, जो कि सैलरीड पर्सन के केस में फाइल की जाती है। रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूटिलिटी अवेलेबल करा दी है ITR 1 फाइल करने के लिए फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2022-23। हालांकि यह जो यूटिलिटी अवेलेबल कराई गई है, यह सिर्फ एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी प्रोवाइड की गई है, अवेलेबल कराई गई है। जावा बेस्ड यूटिलिटी अभी अवेलेबल नहीं की गई है। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल पर विजिट करते हैं incometax.gov.in। डाउनलोड सेक्शन में आपको असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए ITR 1 यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड मिल जाती है। और अगर आप ITR 4 फाइल करने वाले हैं तो ITR 4 के लिए भी एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। दोनों ही केसेस में अभी जो है सिर्फ एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी अवेलेबल कराई गई है, जावा यूटिलिटी अभी अवेलेबल नहीं की गई है। और बाकी सभी फॉर्म्स ITR 2, ITR 3, ITR 5, ITR 6, ITR 7, इनके लिए अभी के लिए कोई भी यूटिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्द ही इनके लिए भी यूटिलिटीज अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आप एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी के जरिए कैसे अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी को डाउनलोड करना है। हम ऑलरेडी इस यूटिलिटी को डाउनलोड कर चुके हैं। तो यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जो यूटिलिटी है वह बेसिकली एक जिप फाइल है। तो इस जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो राइट क्लिक करते हुए आपको जो है एक्सट्रैक्ट हियर का जो ऑप्शन मिलेगा, इसके लिए ध्यान रखें एक जिप सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना जरूरी है। तो ऐसे में अगर आपके केस में एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो एक विनजिप सॉफ्टवेयर आता है, या जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑफ और काफी सारे जिप सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्सेल यूटिलिटी को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब आप एक्सेल यूटिलिटी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर एक एक्सेल जो है फाइल आपके सामने आ जाती है। और इस एक्सेल फाइल को अब आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। कुछ लोगों के केस में जब ITR फाइल, जो एक्सेल फाइल है, उसको ओपन किया जाता है तो यहाँ पर एक एरर उनको दिखाई देती है, वो जो है कुछ भी एडिट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में वो राइट क्लिक करते हुए प्रॉपर्टीज के अंदर जो है सिक्योरिटीज को जो है डिसेबल करेंगे और उसके बाद जो है अपनी एक्सेल फाइल को जो है वो उस पर जो है वर्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो है कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है, जहां पर सबसे पहले एक मैसेज आपको दिया गया है, द यूटिलिटीज फॉर असेसमेंट 23-24, ग्रीन सेल्स आर फॉर डाटा एंट्री। इट मींस आपको जो इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है वो आप ग्रीन सेल्स में एंटर करेंगे। और जहां पर भी रेड लेबल्स है, मींस जहां पर भी रेड इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, वो मैंडेटरी फील्ड्स है, वहां पर आपको जो है मैंडेटरीली इंफॉर्मेशन को फिल करना ही है। और उसके अलावा एक इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई है कि कट कॉपी पेस्ट का जो है यूज ना करें डाटा एंट्री जो है फिल करते हुए। उसमें क्या होता है, बहुत बार आप गलती कर देते हैं। तो इसको आप ओके करेंगे। उसके बाद जो है आपकी यूटिलिटी जो है वो आपके सामने है। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपको जो है मैन्युअली फिल करनी होगी। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें। जिसके लिए भी आप रिटर्न फाइल करने वाले हैं, उस व्यक्ति के इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है विद योर लॉगिन आईडी, जो कि आपका पैन नंबर होता है। और पासवर्ड के साथ आप जब लॉगिन करते हैं तो ई फाइल टैब के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न्स में आपको एक डाउनलोड प्री फिल्ड डाटा जो है वो आपको ऑप्शन दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट करना है और इस फाइल को क्या करना है, डाउनलोड करना है। ये बेसिकली एक JSON फाइल है जिसमें आपकी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्री फिल्ड है ऑन द बेसिस ऑफ योर लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न्स, जो आपने प्रीवियसली इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल की है। जो भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल है उसको लेकर एक प्री फिल्ड डाटा आपका प्रिपेयर कर दिया जाता है। अब आपको क्या करना है, इस प्री फिल्ड डाटा को आप अपनी एक्सेल यूटिलिटी के अंदर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे।
तो इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करते हुए आपको एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें वही बात बताई गई है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, टैक्स डिटेल्स जो है वो प्री फिल्ड जेसोन की हेल्प से भी जो है फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपने सेव किया है इसको, वहां से आप इस प्रीफिल्ड जेसोन फाइल को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आपकी जो है ऑलमोस्ट सभी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी फिल हो जाती है, जैसे कि आपका नाम है, आपका पेन नंबर है, आपका आधार नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, आपकी ईमेल आईडी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर प्रीफिल्ड हो जाती है। तो ITR 1 के रिगार्डिंग एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, ITR 1 जो है सिर्फ और एक सिर्फ इंडिविजुअल ही फाइल कर सकता है। HUF, AOP, BOI, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म जो है वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। एंड ITR 1 फाइल करने के लिए इंडिविजुअल का रेजिडेंट होना जरूरी है। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। और रेजिडेंट भी कैसा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो भी वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। और उसकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम मतलब 5 हेड्स की जो इनकम होती है उसमें से जब आप सभी डिडक्शंस लेस कर देते हो सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की, उसके बाद आपकी टोटल इनकम आती है। अगर टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है तो ही वो ITR 1 फाइल कर सकता है। अगर 50 लाख से ज्यादा इनकम है तो इंडिविजुअल रेजिडेंट होते हुए भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। इसके अलावा कंडीशन रखी गई कि ITR 1 के अंदर अगर आप सिर्फ सैलरीड पर्सन है और आपके पास 1 हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है और अगर अदर सोर्सेज हेड में इंटरेस्ट एटसेट्रा इनकम है तो ही आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इट मींस कैपिटल गेन के केस में, बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। और अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, 5,000 रुपए से ज्यादा है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर इंडिविजुअल जो है वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है या फिर उसके पास किसी अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स हैं तो भी ऐसे में वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ITR 1 फॉर्म पर मिल जाती है। इसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पेन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ये सभी प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन जो है आपकी प्रीफिल्ड डाटा से, प्रीफिल्ड जेसोन फाइल से जो है यहाँ पर फिल हो जाती है। अगर मान लीजिए आपके केस में प्रीफिल्ड डाटा अवेलेबल नहीं है तो मैन्युअली ये आपको सभी इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी। और जहां भी रेड फील्ड्स है वो आपके लिए मैंडेटरी कॉलम्स है, मैंडेटरी सेल्स है, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी ही होगी। आफ्टर दैट यहाँ पर जो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं, तो ध्यान रखें असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए बाय डिफॉल्ट आपकी जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो आपके लिए सेलेक्टेड रहेगी। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करना होगा। आप यस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ITR है वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग फाइल होगी। और अगर आप नो करेंगे तो आपकी ITR ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग फाइल होगी। तो ध्यान रखें कुछ लोगों को जो है कंफ्यूजन हो जाती है। रिसेंटली जो बजट 23 अनाउंस किया गया था उसमें कहा गया था कि न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट होगी और आपको ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करनी होगी। ये नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा। इट मीन जब आप नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए रिटर्न फाइल करेंगे तो वो ऑप्शन जो है न्यू टैक्स रिजीम का बाय डिफॉल्ट रहेगा और ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा। लेकिन यहां पर अभी फॉर द टाइमिंग इस साल के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम आपकी बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी और न्यू टैक्स रिजीम के लिए आपको यस बटन पर क्लिक करना होगा। हमारे केस में हम नो टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही जो है रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 का जो 7th प्रोविजो है, अगर आप उसके तहत रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। 7th प्रोविजो जब एप्लीकेबल होता है जब आप किसी फॉरेन कंट्री की ट्रेवलिंग पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की पेमेंट करते हैं 1 लाख रुपीज से ज्यादा ड्यूरिंग द ईयर, या फिर आप जो है कैश डिपॉजिट करते हैं इन योर सेविंग बैंक 50 लाख रुपीज से ज्यादा। तो ऐसे में आपको 7th प्रोविजो के तहत रिटर्न फाइल करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर अगर आप इसको यस करेंगे तो आपको यह भी बताना होगा कि किस क्लोज के तहत आप जो है अपनी
आईटीआर फाइल कर रहे हैं? क्या आपने फॉरेन ट्रैवलिंग पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की पेमेंट की है 1 लाख रुपए से ज्यादा, या फिर जो है आपने सेविंग बैंक्स में 50 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स डिपॉजिट किया है? तो इन दैट सिचुएशन जो है आपको मैंडेटरीली आईटीआर फाइल करना जरूरी है। तो अगर आप यस करते हैं तो आपको यह बताना भी होगा कि किस वजह से आप जो है रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उसके बाद the aggregate of tax deducted at source or collected at source during the previous year in case of the person is 25,000 rupees or more। अगर 25,000 रुपए से ज्यादा, 25,000 रुपए या उससे ज्यादा टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है या आपसे टीसीएस कलेक्ट किया गया है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो ये ध्यान रखें, कुछ लोगों को यह रहता है कि उनके केसेस में रिटर्न फाइलिंग एप्लीकेबल नहीं है, उनके केस में कोई इनकम ही नहीं है। तो ध्यान रखें, सेवेंथ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 जो है वो साफ साफ कहता है भले ही आपकी कोई इनकम ना हो, इन स्पेशल केसेस के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो अगर आपके केस में यह स्पेशल केस एप्लीकेबल होता है तो आप इसको यस करेंगे और बताएंगे किस केस के तहत आपने जो है रिटर्न फाइल किए। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो कि आपकी प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन है, हालांकि आप इनको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अब आपका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस चेंज हो चुका है, अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो किस सेक्शन के तहत कर रहे हैं। तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के तहत जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो इट मीन आप ड्यू डेट या उससे पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो बी लेटेड रिटर्न आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं, इट मीन आप ओरिजिनली रिटर्न फाइल कर चुके हैं और उसके बाद आप उसके अंदर कोई गलती कर देते हैं, उसको अब आप क्या करना चाहते हैं, गलती को ठीक करना चाहते हैं, तो आप रिवाइज रिटर्न जो है सेलेक्ट करेंगे। और अगर मान लीजिए आपने गिवन टाइम में जो टाइम लिमिट्स बताई गई थी उसके तहत रिटर्न फाइल नहीं की है और रिटर्न फाइल करने का जो टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, अब आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए, कि आपके पास कोई जेन्युइन रीजन था, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप टाइमली रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो आपको कुछ समय दिया जाए रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो ऐसे में आप सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लोज बी के तहत रिटर्न फाइल करेंगे अगर आपने कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन के तहत रिटर्न फाइल करनी है। तो हमारे केस में ऑन और बिफोर ड्यू डेट हम जो है रिटर्न फाइल करने वाले हैं। उसके बाद अगर आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं या फिर आपने रिटर्न फाइल की थी वो डिफेक्टिव रिटर्न जो है बता दी गई है, तो ऐसे में आपको अब क्या करना होगा, रिवाइज रिटर्न फाइल करते हुए या फिर उस रिटर्न को ठीक करते हुए आपको जो ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल की थी उसकी डेट ऑफ फाइलिंग, उसका रिसीट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर आप किसी नोटिस के तहत, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस मिला है और उसके तहत आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको जो है यहाँ पर बताना होगा कि इफ यू आर फाइलिंग रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू ए नोटिस, तो आपको यहाँ पर उस नोटिस का डेट ऑफ मतलब डेट बतानी होगी कि उस नोटिस की डेट क्या है, और उस नोटिस पर एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना। आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है, आपको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है। तो आईटीआर 1 में बताया गया था सैलरी इनकम, इसके अलावा अदर सोर्सेज हेड में इंटरेस्ट एटसेट्रा इनकम और वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो ये इनकम्स अगर आपके केस में जो जो इनकम एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर डिक्लेयर करें। तो हमारे केस में ग्रोस सैलरी है 17,42,823 रुपीज। तो ये सैलरी ड्यूरिंग द ईयर हमने रिसीव की है। इसको आप अपने फॉर्म 16 से भी चेक करेंगे। एम्प्लॉयर से जो फॉर्म 16 आपको मिलता है उस फॉर्म 16 में आप चेक करेंगे क्या इतनी ही सैलरी आपको मिली है। अगर फॉर्म 16 में सैलरी ज्यादा है तो ऐसे में आपकी सही सैलरी, करेक्ट सैलरी आप यहाँ पर डिक्लेयर करें। तो ये ध्यान रखें, अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको अपनी जितनी भी इनकम है वो फॉर्म 26 एएस से, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस से और टैक्स इंफॉर्मेशन समरी टीआईएस से उसको रिकंसाइल करना चाहिए। ये सभी बातें हमने अपने कोर्सेज के अंदर प्रैक्टिकली, कैसे आप रिकंसिलेशंस प्रिपेयर करते हैं, कैसे आप अपनी इनकम को सही डिक्लेयर करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर, ये हमने अपने कोर्सेज के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप डिटेल्ड जो है वे में देखना चाहते हैं कि कैसे रिकंसिलेशन आप प्रिपेयर करते हैं, कैसे आपको फॉर्म 26 एएस को जो है स्टडी करना चाहिए, कैसे एआईएस टीआईएस इंफॉर्मेशन को आपको जो है मैच करना चाहिए अपनी इनकम डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो उसके लिए आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज टीडीएस रिटर्न फाइलिंग्स के रिगार्डिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग्स के रिगार्डिंग,
कंपनी इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के रिगार्डिंग, ईएसआई पीएफ रिटर्न फाइलिंग्स के रिगार्डिंग आपको मिल जाते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे सैलरी इनकम की। तो सैलरी इनकम अब हमें कहां से चेक करनी है? फॉर्म 16 से चेक करनी है, एज वेल एज फॉर्म 26 एएस से चेक करनी है। तो अभी यहाँ पर आप यह जो देख रहे हैं, जो हमारी सैलरी इनकम अपने आप ही यहाँ पर प्रीफिल्ड हमें मिल जाती है। तो वो जो है हमने प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन जो इंपोर्ट की थी उसके जरिए यहाँ पर जो है हमारी सैलरी इनकम भी क्या कर दी गई है? फिल कर दी गई है। अगर आपके केस में प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आपको मैन्युअली यहाँ पर अपनी जो है सैलरी इनकम डिक्लेयर करनी होगी। तो सैलरी इनकम में आपको बताना है कि आपकी सैलरी एज पर सेक्शन 17 कितनी है, जो कि फॉर्म 16 से आपको जो है इजीली पता चल जाती है। उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, एम्प्लॉयर ने आपको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की है उन फैसिलिटीज की जो वैल्यू है वो भी आपके लिए टैक्सेबल होती है। वो वैल्यू जो है आपको फॉर्म 16 में मिल जाती है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के तहत, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके अलावा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको सैलरी के बदले प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऐसे में वो आपके सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में टैक्सेबल होते हैं। अगेन ये भी आप फॉर्म 16 से पता कर सकते हैं। तो फॉर्म 16 एक डॉक्यूमेंट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है कि ड्यूरिंग द ईयर कितनी सैलरी एम्प्लॉय को दी गई है, ड्यूरिंग द ईयर कितना टीडीएस एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किया गया है, ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉय को कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है और उनकी वैल्यू क्या है, और ड्यूरिंग द ईयर कितनी जो है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी जो है अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय को पे की गई है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म 16 से इजिली जो है मिल जाती है। तो फॉर्म 16 को कैसे अगेन स्टडी करना है, कैसे फॉर्म 16 से आपको जो है इनकम एक्सट्रैक्ट करनी है, वो सभी बातें कोर्सेज में प्रैक्टिकली आपको जो है डिटेल्ड डिस्कशन के साथ मिल जाती है। उसके बाद अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है अंडर सेक्शन 89A, तो वो आप यहां पर डिक्लेयर करेंगे। उस केस में जो है बेसिकली कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज है, उन कंट्रीज के केस में अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको मिलता है तो ऐसे में एक रिलैक्सेशन आपको यहां पर मिलती है अंडर सेक्शन 89A। तो वो आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपके केस में वो एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर कंट्री जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नीदर नॉर्दर्न आयरलैंड, कनाडा, तो ये जो सभी है इन केसेस में आप अगर आपके केस में सेक्शन 89A के तहत अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स है तो वो आप यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सैलरी इनकम से सर्टेन एग्जम्पशंस आपको मिलती है, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस है। तो इस तरह की कोई अलाउंस अगर आप क्लेम कर रहे हैं, एग्जम्पशंस आप क्लेम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि नेचर ऑफ अलाउंसेस क्या है। तो लिस्ट में आप सेलेक्ट करेंगे लीव ट्रेवल कंसेशन है, या फिर जो है ग्रेजुटी के रिगार्डिंग आप जो है एग्जम्पशंस क्लेम कर रहे हैं, या फिर पेंशन्स के रिगार्डिंग आप एग्जम्पशंस क्लेम कर रहे हैं। ऐसे में जो है हाउस रेंट अलाउंस अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हाउस रेंट अलाउंस। तो सेक्शन 10 क्लोज 13A के तहत आपको हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशंस मिलती है। तो लेट से 1,50,000 की हमारे केस में जो है हाउस रेंट अलाउंस एग्जम्पशंस अवेलेबल है, तो वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके अलावा और कोई एग्जम्पशंस है जो आपके केस में एप्लीकेबल है, तो आप क्या करेंगे, लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है वो अमाउंट एंटर करेंगे जो आपकी एग्जम्प्ट है। एक बात का ध्यान रखें कि ये जितने भी अलाउंसेस है, जितने भी एग्जम्पशंस है, इनकी कुछ कंडीशंस है और कुछ लिमिट्स है। अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो जितनी लिमिट्स प्रोवाइड की गई है उस लिमिट तक ही आप एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जस्ट एक लिस्ट ड्रॉप डाउन से एक जो है ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देते हैं। वो बहुत गलत तरीका है। आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है हर एग्जम्पशंस डिडक्शंस के लिए आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड करता है, डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं करा पाते हैं तो ऐसे में वो आपकी जो है टैक्स लायबिलिटी फिर से डिटरमाइन करता है अलोंग विद इंटरेस्ट एंड ह्यूज पेनल्टी। तो ये ध्यान रखें कि जो भी एग्जेम्पशंस डिडक्शंस आप क्लेम करते हैं उसकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए और उसकी लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेट सैलरी आपकी आ जाती है जब आप उसमें से जो है रिलीफ अंडर सेक्शन 89A क्लेम कर लेते हैं, और जो एग्जम्पशन जो डिडक्शंस आपको क्लेम करनी है वो डिडक्शंस एग्जम्पशंस क्लेम करने के बाद आपकी नेट सैलरी आ जाती है। नेट सैलरी में से आपको दो डिडक्शंस मिलती है, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपीज है, और सेकंड है इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपको मिलता है तो उस केस में जो डिडक्शन अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। हालांकि अगेन
इंटरटेनमेंट अलाउंस के केस में भी कुछ कंडीशंस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही क्लेम कर सकते हैं और एक लिमिट बताई गई है 5,000 रुपीज तक की, वो लिमिट्स तक ही आप जो है इंटरटेनमेंट अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जेम्पशन डिडक्शंस आप अपनी मर्जी से क्लेम नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स जो है आप जो है एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को क्लेम करें। हमारे केस में कोई इंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं तो कुछ स्टेट्स के अंदर प्रोफेशनल टैक्सेस की पेमेंट्स की जाती है बाय द एम्प्लॉय, तो ऐसे में अगर आप वो पेमेंट्स कर रहे हैं तो ऐसे में उसकी भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 16 क्लोज 3 के तहत। तो हमारी यहाँ पर नेट सैलरी इनकम आ जाती है 15,42,823 रुपीज। इसके बाद आपको बतानी है अपनी हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ध्यान रखें, वन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ही आपके केस में यहाँ पर ITR 1 के अंदर अवेलेबल है। उसके अंदर भी आपको यह बताना है कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्या उस प्रॉपर्टी में आप खुद रह रहे हैं या फिर आपने उसको लेट आउट किराए पर दिया है, या फिर डीम्ड लेट आउट, आपने उसको किराए पर तो नहीं दिया है लेकिन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स यह माना जाएगा कि आपने उसको किराए पर दिया है। तो यहाँ पर अगर आपके केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करेंगे और उस केस में आप कोई भी रेंटल इनकम यहाँ पर एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस बिल्डिंग को, उस हाउस प्रॉपर्टी को खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप लेट आउट करते हैं तो इट मींस आपको जो है रेंटल इनकम वहां से रिसीव हो रही है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पर लेट आउट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जितना भी रेंटल, लेट से मान लीजिए 1,80,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में 1,80,000 रुपए का रेंट आपको मिला है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1,80,000 रुपीज एंटर करें। उसके अलावा अगर आपने कोई हाउस टैक्स वगैरह की कोई पेमेंट की है लोकल अथॉरिटीज को, तो वो आप जो है उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेट से 15,000 की हमने जो है हाउस प्रॉपर्टी टैक्स जो है, हाउस टैक्स जो है वो पे किया है, तो वो लेस करने के बाद हमारी इनकम आ जाती है 1,65,000 रुपीज। उसके बाद 30% की फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है हाउस प्रॉपर्टी इनकम से। इट मीन 1,65,000 रुपए पर 30% 49,500 रुपीज जो है वो आपकी डिडक्शन मिल जाती है। और उसके बाद जो आपकी रेंटल इनकम आती है वो आती है 1,15,500 रुपए, जो कि टैक्सेबल है। इसमें से भी अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी पर कोई लोन लिया है और लोन की आप EMIs पे कर रहे हैं, तो ऐसे में आप जो है इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकते हैं अप टू ₹2 लाख, 2 लाख रुपए तक की आपको डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट पेमेंट की। तो ये ध्यान रखें, मैक्सिमम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट कैन बी सेट ऑफ इन ए कंप्यूटिंग इनकम ऑफ दिस ईयर इज ₹2 लाख। तो 2 लाख रुपीज की जो है आपको डिडक्शन मिलती है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो ऐसे में जितनी भी इंटरेस्ट की आपने पेमेंट की है वो पूरी की पूरी इंटरेस्ट पेमेंट आप जो है एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये आपको सभी प्रोविजंस पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप सही ITR फाइल करना चाहते हैं। तो अगेन मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि ये सभी इंफॉर्मेशन, सभी कंडीशन, सभी लिमिट्स आपको पता होनी जरूरी है। उसके बाद तो यहाँ पर हमारे केस में कोई हाउस प्रॉपर्टी लोन नहीं है, लेकिन अगर आपके केस में हाउस प्रॉपर्टी लोन है तो उस केस में आपको पता करना है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना इंटरेस्ट पे किया है। वो इंटरेस्ट अमाउंट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। लेट से हम मान लेते हैं 84,000 रुपीज का हमने इंटरेस्ट पे किया, तो इस तरह आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद आपकी डिडक्शन जो है लेस कर दी जाती है आपकी रेंटल इनकम से। हमारे केस में कोई भी जो है इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है, तो हमने इसको यहाँ पर डिलीट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है अदर सोर्सेज हेड में आपकी क्या इनकम है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली नेचर ऑफ इनकम सेलेक्ट करनी है, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। लेट से 7,140 रुपीज का हमें जो है सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट मिला है। यहाँ पर एनी अदर इनकम में आप देखेंगे 77 रुपीज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये बेसिकली ड्यू टू प्रीफिल्ड डेटा है। प्रीफिल्ड डेटा में क्या है कि आपका जो फॉर्म 26 AS है, तो एक बार हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको फॉर्म 26 AS दिखाते हैं। तो फॉर्म 26 AS में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ डिविडेंड इनकम जो है वो हमें मिली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे SJVN लिमिटेड से हमें 150 रुपीज, 55 रुपीज और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC से हमें डिविडेंड मिला है 22 रुपीज का। तो 55 और 22 दैट इज 77 रुपीज हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 115 रुपीज हमें वहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको अगेन फिर से यहाँ पर वॉर्न कर रहा हूं कि जब भी आप यूटिलिटीज के जरिए रिटर्न फाइल करते हैं तो अपने इनकम को, अपने डेटा को 26 AS, AIS, TIS इन सभी से जरूर मैच कर ले। तो अगेन यहाँ पर हमारे केस में अब देखा जाए तो हमारी जो इनकम है वो है 77 रुपीज एंड 115 रुपीज। तो टोटल हमारी 192 रुपीज की क्या है, डिविडेंड इनकम। इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट हमने एंटर कर दिया है।
अगर आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो ऐसे में आप यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स भी जो है सेलेक्ट करेंगे और उस पर जो भी आपको जो है एफडी पर ब्याज मिला है, लेट से 1860 रुपीज का यहाँ पर हमें जो है एफडी पर ब्याज मिला है, इंटरेस्ट मिला है, वो आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके केस में इनकम एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अगर कोई फैमिली पेंशन है, अगर इनकम टैक्स रिफंड आपको मिला है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इस तरह आपकी अदर सोर्सेज इनकम भी जो है फिल हो जाती है। इसके अलावा अगेन कोई सेक्शन 89A में जो है रिबेट है, रिलीफ है आपके लिए, तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको क्वार्टरली ब्रेकअप भी देना है इन केस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट, तो वो आप जो है डेट वाइज अकॉर्डिंगली अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो वो आप जो है जितना बेनिफिट्स जिस पीरियड के अंदर आपका आता है वो बेनिफिट्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके अलावा डिविडेंड इनकम जो आपने रिसीव की है वो भी आपको बतानी है कि किस पीरियड से बिलोंग करती है। तो लेट से हमारे केस में जो इनकम है 192 रुपीज, ये है 16 दिसंबर टू 15 मार्च, हमारी जो इनकम थी वो थी 192 रुपीज। तो ये जस्ट एक अलग से इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है कि जो डिविडेंड इनकम है वो आपको किस पीरियड में रिसीव हुई है। तो यहाँ पर पीरियड्स आपको दिए गए हैं, तो उस पीरियड के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि किस पीरियड से यह इनकम रिलेट करती है। अगेन सेक्शन 89A के तहत जो आपको इनकम रिसीव होती है रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से, वो आपको जो है पीरियड वाइज जो है आपको यहाँ पर बतानी है, अलग से डिक्लेयर करनी है। तो इस तरह आपकी जो है यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम आ जाती है 16,67,707 रुपीज। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर जो भी डिडक्शंस आपके केस में एप्लीकेबल है वो डिडक्शंस आपको यहाँ पर बतानी है। जैसे कि 80C सेक्शन के तहत अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं उसकी डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। डेफर्ड एन्युटी अगर आप पे कर रहे हैं, या फिर लेट से हाउसिंग लोन की आप रीपेमेंट कर रहे हैं, तो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होता है उसको आप सेक्शन 80C के तहत क्लेम कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की जो स्कूल फीस पे करते हैं उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है ट्यूशन फीस, उस ट्यूशन फीस की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो हमारे केस में 1,50,000 रुपीज की जो टोटल लिमिट है वो अवेलेबल है। इट मीन्स 1,50,000 रुपए तक की हमने जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, हाउस लोन्स की रीपेमेंट्स की है, प्रिंसिपल कंपोनेंट की जो है स्कूल फीस की पेमेंट की है, ट्यूशन फीस की। तो इस तरह हमारी जो टोटल डिडक्शन है वो है 1,50,000 रुपीज। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी डिडक्शन आप क्लेम करते हैं उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास मेंटेन्ड होना जरूरी है। कल को डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया तो उसकी रिसिट्स हमें अवेलेबल कराइए, या फिर अगर आपने बच्चों की स्कूल फीस की ट्यूशन फीस की पेमेंट की है तो उसकी रिसिट्स हमें अवेलेबल कराइए। अगर आपने हाउस लोन की पेमेंट की है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की, तो उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट जो प्रिंसिपल पेमेंट है उसका सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करिए, करा दीजिए। तो इस तरह की जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिपार्टमेंट आपसे जो है मांग सकता है। और बहुत सारे नोटिस भी जो है इशू किए जा रहे हैं जो लोग फेक डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारी जो यहाँ पर डिडक्शन अवेलेबल है, जैसे कि सेक्शन 80CCC के अंदर, 80CCD के अंदर, 80E के अंदर अगर आप हायर एजुकेशन लोन आपने लिया है उस पर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज किया है तो 80EEB के अंदर, तो बहुत सारी डिडक्शंस है। ये सभी जो डिडक्शंस है हमने बहुत डिटेल्ड में अपने कोर्सेज के अंदर कवर की है, यहाँ पर हम सभी डिडक्शंस को जो है डिस्कस नहीं कर सकते। तो 80C की डिडक्शंस हमने क्लेम कर ली है। इसके अलावा कुछ डिडक्शंस के लिए आपको अलग से जो है शेड्यूल दिया गया है, जैसे कि 80D के लिए आपको जो शीट नंबर 80D पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपने लिए कितनी जो है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन लेना चाहते हैं और पेरेंट्स के लिए कितनी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं। आपके लिए अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 रुपीज तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपीज तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए क्लेम कर रहे हैं, पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है और अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो ऐसे केस में 50,000 रुपीज तक की रिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम सेल्फ के लिए जो है यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हमने पे किया है उसके लिए डिडक्शन जो है क्लेम करने वाले हैं। तो हमारे केस में हम सीनियर सिटीजन नहीं है तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है अमाउंट एंटर करेंगे जो भी प्रीमियम हमने पे किया है।
जो भी यहाँ यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो आपने पे किया है वो आप एंटर करेंगे, और 5,000 रुपीज तक की डिडक्शन आपको मिलती है अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर जो है खर्च करते हैं। तो जितना आपने खर्च किया है मैक्सिमम 5,000 रुपीज तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, फेक डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, वो 5,000 रुपीज की अमाउंट को एंटर कर देते हैं और डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। तो ध्यान रखें, जो फेक डिडक्शन है इनके रिगार्डिंग कभी भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपसे मांगे गए और आप प्रोवाइड नहीं कर पाए तो आपको जो है विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो है आपको वो टैक्स पे करना हो। तो हमारे केस में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कोई भी डिडक्शन हम क्लेम करने वाले नहीं है। तो 80D की डिडक्शन आपको अलग से यहाँ पर एंटर करनी है। 80G के लिए अलग से शीट दी गई है जो डोनेशन आप देते हैं। तो डोनेशन जनरली दो तरह के होते हैं, 100% डिडक्शन आपको मिलती है और 50% डिडक्शन आपको मिलती है। तो इन केस अगर आपके केस में 100% डिडक्शन अवेलेबल है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और अगर 50% डिडक्शन अवेलेबल है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। 80GGA के तहत तो बेसिकली डोनेशन देते हैं आप साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, डिविजन्स को। तो ऐसे में इन इंस्टीट्यूट्स को अगर आप डिडक्शन वो डोनेशंस देते हैं तो वो आप यहाँ पर एंटर करें। तो हमारे केस में ऐसी कोई डोनेशंस हमने नहीं दी है, तो हम इसको यहाँ पर फिल नहीं करने वाले। तो सभी इंफॉर्मेशन अगर आपने सही से चेक कर ली है तो आपकी यहाँ पर सभी इनकम्स आपने सही से एंटर कर ली है, तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना है। कैलकुलेट टैक्स पर अगर आपने सभी इंफॉर्मेशन सही से फिल की है तो आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर दिया जाता है। हमारे केस में यहाँ पर एक एरर हमें दिखाई दे रही है, सिलेक्शन ऑफ आइदर ऑफ द ऑप्शंस फॉर आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेवंथ प्रोविजो। तो सेवंथ प्रोविजो के तहत आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं, तो इस केस में आपको यस और नो आंसर देना जरूरी है। तो हमारे केस में हम यहाँ पर इसको नो रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके केस में ये एप्लीकेबल है तो आप यस करेंगे और बताएंगे किस वजह से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। हमारे केस में यह एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो एरर दिखाई देती है वो एरर है कि जो भी अदर इनकम के अंदर आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर आप एनी अदर हेड में कोई इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि वो क्या इनकम है। तो यहाँ पर डिविडेंड इनकम के लिए स्पेसिफिक हेड नहीं था लिस्ट के अंदर, तो हमने क्या किया, एनी अदर को सेलेक्ट किया और यहाँ पर डिविडेंड इनकम को एंटर किया। तो हम फिर से एक बार कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करते हैं। कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करने के बाद एक वार्निंग आपको यहाँ पर दी गई है कि अपना सभी इंफॉर्मेशन इनकम के रिगार्डिंग वो अपने फॉर्म 16 और फॉर्म 26 एएस से जरूर मैच कर ले। उसके बाद यहाँ पर कुछ और अलर्ट्स, कुछ और एरर्स हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि टीडीएस शेड्यूल के अंदर आपको जो है डिडक्शन ईयर डिक्लेयर करना जरूरी है। ग्रोस रिसिप्ट विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन वो डिक्लेयर करना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टीडीएस और टीसीएस जो ये दो इंफॉर्मेशन हमारी रह गई है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो टीडीएस के अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन की वजह से हमारी जो टीडीएस डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल हो चुकी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके केस में फिल नहीं हुई है तो आप अपने फॉर्म 26 एएस के बेस पर यहाँ पर जो है अपनी सभी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपका फॉर्म 26 एएस है, फॉर्म 26 एएस से आप क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैन्युअली सबमिट करनी है वो आप वहां से इंफॉर्मेशन लेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। तो हमारे केस में 17,42,8023 की जो है सैलरी इनकम है, जिस पर 2,76,000 रुपीज का जो है टैक्स डिडक्ट किया गया है। इसके अलावा हमने देखा था कि 26 ईयर्स के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से हमें क्या मिला था, डिविडेंड मिला था। तो वो डिविडेंड आपको यहाँ पर एंटर करना है 22.50, जो कि राउंड ऑफ में आपको यहाँ पर एंटर करना है 22 रुपीज। ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन, हालांकि कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया था, यहाँ पर आप जीरो अमाउंट एंटर करेंगे। और सेम वे में आपका जो बाकी डिविडेंड है उसी तरह से उसका जो 10 नंबर है जहां से भी आपको डिविडेंड मिला है उसका नाम है,
जो आपको अमाउंट ग्रोस मिली है वो अमाउंट, ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन, टैक्स डिडक्टेड और टैक्स क्रेडिट, जितना आप उसका क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं इस साल के अंदर। तो यहाँ पर टीडीएस के रिगार्डिंग आपको सभी इंफॉर्मेशन सही से फिल करनी है। इसके बाद अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, तो उसके रिगार्डिंग आपको बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर और टैक्स पे, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करना। नेक्स्ट आता है टीसीएस। अगर आपसे किसी ने टीसीएस कलेक्ट किया है तो उसका फॉर्म 26 एएस के अंदर आप चेक करेंगे। उसके बेसिस पर टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर जो है कलेक्टर का वो एंटर करेंगे, नेम एंटर करेंगे, कितनी अमाउंट जो है जिस पर टीसीएस कलेक्ट किया गया है वो आप एंटर करेंगे, ईयर ऑफ कलेक्शन आप यहाँ पर एंटर करेंगे, टैक्स कितना कलेक्ट किया गया है वो आप एंटर करेंगे, और उसमें से आप कितना टीसीएस का क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। हमारे केस में कोई भी टीसीएस क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो शीट आती है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना सारा जो टैक्स है उसको जो है यहाँ पर चेक करना है कि वो सही कैलकुलेशन है, सही टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट आपको मिल चुका है। और उसके बाद अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आप उसको ई पे टैक्स के जरिए पे करेंगे, और अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, रिफंड बनता है, तो वो रिफंड आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है कुछ ही समय बाद, जैसे ही रिटर्न प्रोसेस कर दी जाती है। लेकिन ध्यान रखें, उसके लिए आपकी बैंक डिटेल सही होनी चाहिए और आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेटेड अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर टीडीएस का जो क्रेडिट है वो जरूर चेक कर लें, टीडीएस का क्रेडिट आपका मैच हो रहा है या नहीं। टीसीएस का क्रेडिट आप जरूर चेक कर लें, अगर आपसे टीसीएस कलेक्ट किया गया है तो टीसीएस सही जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है फॉर्म 26 ईएस के अंदर, और उसी के बेसिस पर आप अपनी आईटीआर के अंदर उसको क्लेम कर सकते हैं। तो सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद, टीडीएस टीसीएस फिल करने के बाद, अब आपको फाइनली चेक करना है कि आपने अपनी सही इनकम डिक्लेयर कर दी है। तो हमारे केस में सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्सेज इनकम, जिनका सम हो जाता है हमारा 16,67,707 रुपए। इसमें से जो डिडक्शन हमने क्लेम की है 1,50,000 रुपए की एटीसी के तहत, 2416 जी की जो है एटी डी के तहत, तो हमारी टोटल डिडक्शन है 1,74,160 रुपए। हमारी जो टोटल इनकम आ जाती है 14,93,550 रुपए। अब इस पर आपको क्या करना है, कैलकुलेट टैक्स बटन पर क्लिक करना है और आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर दिया जाता है। हमारे केस में हमारा जो टोटल टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 2,70,988 रुपये। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टीडीएस जो हमारा डिडक्ट किया गया है वो डिडक्ट किया गया है 2,76,675 रुपये, जो कि ज्यादा डिडक्ट किया गया है। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। तो टैक्सेस पेड शीट में हम जाते हैं तो 2,76,000 रुपये का हमारा टीडीएस है, तो हमारा जो रिफंड बन रहा है वो बन रहा है 5,690 रुपये। इसका मतलब हमारा टैक्स ज्यादा डिडक्ट कर लिया गया है और अब हमें ये क्या होगा, वापस होगा, रिफंड मिलेगा। तो रिफंड के लिए ध्यान रखें, आपकी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो सही होनी जरूरी। अगर ये बैंक अकाउंट डिटेल सही नहीं हुई तो ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है, आपका रिफंड जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। उसके बाद जो वेरिफिकेशन है उसमें आपको बताना है आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, और आपका पैन नंबर क्या है, प्लेस आपको एंटर करना है, मैंडेटरी फील्ड है, और डेट जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप ही जो है ऑटो फिल रहती है। तो सभी इंफॉर्मेशन अगर आपकी सही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जनरेट जीएसओएन पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी सभी इंफॉर्मेशन सही है तो एक सक्सेसफुली जो है जीएसओएन जनरेट आपका हो जाता है। और जीएसओएन सेव करने के लिए आपको जो है यहाँ पर सेव जीएसओएन पर क्लिक करना है। फाइनली जीएसओएन जनरेट होने के बाद आपको लॉगिन करना है अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर विद योर यूजर आईडी, दैट इज योर परमानेंट अकाउंट नंबर एंड पासवर्ड। आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करने के बाद आपको जो है ई फाइल टैब के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आपको जाना है और यहाँ पर ईयर आपको सेलेक्ट करना है।
करंट असेसमेंट ईयर 23 24 आप सेलेक्ट करेंगे और फाइलिंग टाइप ओरिजिनल रिटर्न। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप रिवाइज रिटर्न सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन रन कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है तो आप यस करेंगे। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। आईटीआर टाइप आपको सेलेक्ट करना है, हमारे केस में आईटीआर 1 है। कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है जीएसओएन फाइल जो है अटैच करनी है। हालांकि अभी जो है इनकम टैक्स पोर्टल सही तरह से काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल आपसे पूछेगा आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हो या फिर ऑफलाइन। ऑनलाइन रिटर्न के अंदर आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ही सभी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जबकि ऑफलाइन मोड पर आपको जो है यूटिलिटी के जरिए जेएसओएन फाइल बनानी है। और जेएसओएन फाइल आपको यहाँ पर ऑफलाइन मोड को सिलेक्ट करते हुए जो है जेएसओएन फाइल अटैच करनी है और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। लेकिन अभी आपने देखा होगा आपसे नहीं पूछा गया कि आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन। तो अभी के लिए जो है ऑफलाइन इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल कराई गई है, ऑनलाइन आप जो है अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा फॉर द टाइमिंग हमारी रिकमेंडेशन है कि अभी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए। उसका रीजन है कि अभी के लिए जो है सभी इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं की गई है। इसका मतलब जिन लोगों का टीडीएस डिडक्ट किया गया है, ऐसे में डिडक्टर के द्वारा अपनी टीडीएस रिटर्न अभी फाइल नहीं की गई है। उसकी लास्ट डेट है 31 मई। 31 मई तक लोग अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे। उसके बाद 15 जून तक जो है फॉर्म 16 ए जो है इशू किए जाएंगे। और उसके बाद ही आपको सही पता चलेगा कि आपका कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया, कितनी आपकी इनकम है फॉर्म 26 एएस। फॉर द टाइमिंग जब तक जो है इंफॉर्मेशन फॉर्म 26 एएस, एआईएस और टीआईएस में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती, तब तक अपनी रिटर्न फाइल ना करें। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।